पहला वो काम शुरू करता है कॉल सेंटर जॉब। में एक गांव का लड़का दिल्ली जाके किसी को हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा है और सामने से गालियां खा रहा है। खैर, पहली सैलरी आती है, बड़ी खुशी की बात। उसके हाथ में चेक है, लेकिन नहीं है तो उसके पास अकाउंट जिसमें वो चेक लगा सके। मजबूरी में कई बार उसको अपना खून तक वहां पे बेचना पड़ता है ताकि उसका खर्च और घर वालों का खर्च चल सके। जिस लाइब्रेरी से उसे निकाल दिया गया होता है उसकी शेल्फ में उसकी किताबें होती हैं, उसकी खुद की लिखी हुई किताबें होती हैं, जिससे वो इतने दिनों से प्यार मोहब्बत करता हुआ चला आ रहा था, वो उसको छोड़ के चली जाती है। 10 साल, एक दशक और शादी से 8 दिन पहले एक बार फिर लगता है कि वो टूट गया। फिर से नहीं रहा है, सब खत्म, सब कुछ स्पॉइल, डाई पी लूँ, सल्फास खा लूँ, नदीम के साथ में चल रहा हूँ, ट्रेन के साथ। लेकिन सवाल ये कि क्या यही जिंदगी थी? नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं मृदुल कपिल। हो सकता है आप मुझे जानते हो और बहुत संभावना है ना जानते हो। बस अभी इतना सा है कि लिखना सीख रहा हूँ। कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ नाटक लिखे हैं, कुछ पिक्चरें लिखने की तैयारी है। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि मैं एक कहानीकार हूँ तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ये कानपुर की है। 22 जून 2009, भयानक धूप, भयानक गर्मी। कानपुर में एक ट्रेन रुकती है रायबरेली से आके, और उससे एक परिवार उतरता है। उस परिवार में एक हस्बैंड वाइफ और एक 16-17 एक बच्चा है, लगभग 20-22 साल का लड़का कह सकते हैं आप। वो लड़का एक किताब खरीदना चाहता है वहाँ के बुक स्टॉल पे। प्रेमचंद की है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। किताब की जो कीमत है लगभग 250 रुपये है। पिता की तरफ देखता है ध्यान से और पिताजी उसको डांट के मना कर देते हैं। वो लड़का जिस गांव से आया है रायबरेली से, वहाँ पे अखबार 3 दिन बाद पहुँचता था। वहाँ पे दूरदर्शन ही था, आज की वो थी। और उस लड़के ने जो देखी थी शराब, अपने पिता की बेतहाशा। उसने देखा था अपने घर वालों पे चढ़ा हुआ कर्ज और बहुत सारी बातें। शायद यही वजह थी कि वो परिवार पलायन करके कानपुर आ गया था। कानपुर, जहाँ उनका एक पैतृक घर तो था, लेकिन कोई पहचान नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ से एक यात्रा शुरू होती है। कठिन यात्रा थी। और ग्रेजुएशन, बीए सेकेंड ईयर का लड़का, इस दौर में बीए सबसे बड़ी बात, और वो भी पूर्ण नहीं। गांव से आया लड़का जो पहली बार शहर देख रहा हो, और कहीं ना कहीं पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर। बहुत कठिन संघर्षमय जीवन था। उसी दरमियान उसके घर के पास एक लाइब्रेरी है, रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी। वो वहाँ पे ज्वाइन करता है। वहाँ पे जाके चूंकि पढ़ने का शौक था तो अखबार पढ़ना शुरू करता है, किताबें पढ़ना शुरू करता है। वहाँ भी देखता है कि रैक पे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें सजी हुई हैं, लेकिन वो जब उन किताबों को पढ़ना चाहता है तो उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि उन किताबों को पढ़ने के लिए उस लाइब्रेरी की मेंबरशिप चाहिए होती है, जिस मेंबरशिप का खर्चा है 500 रुपये पर साल। वो वहाँ से भी निराश होता है। संघर्ष शुरू होता है। पहला वो काम शुरू करता है कॉल सेंटर जॉब दिल्ली में, एक कंसल्टेंसी के थ्रू। 4000 रुपये देने के बाद 7000 रुपये सैलरी की। बीमा बेचना है। बीमा बेचने के लिए आपके पास भी जब कॉल सेंटर से या किसी भी चीज़ से कॉल आती होगी तो आप इरिटेट होते होंगे। खासकर अगर किसी लड़की की आई तो फिर भी आप सुन लें, लेकिन अगर लड़के की आई तो छूटते ही आपके मुंह से गाली निकलती है। सोचिए, उस स्थिति में एक गाँव का लड़का दिल्ली जाके किसी को हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहा है और सामने से गालियाँ खा रहा है। खैर, पहली सैलरी आती है, बड़ी खुशी की बात। उसके हाथ में चेक है, लेकिन नहीं है तो उसके पास अकाउंट जिसमें वो चेक लगा सके। दिल्ली जैसे शहर में बड़ी मुश्किल से पंजाबी बाग में इसका कॉल सेंटर होता है, और वो रह रहा होता है अपने एक रिलेटिव के पास फरीदाबाद में। लगभग 3 घंटे की एक तरफ का रास्ता है आने का और जाने का। दिल्ली की सर्दी, हाफ स्वेटर, आना जाना, हाथ में चेक, बगैर खाते का। खैर, गांव में एक स्कॉलरशिप के लिए खुला हुआ खाता होता है, उसमें वो चेक लगाया जाता है। और इस दरमियान कानपुर में रह रहे उसके माँ बाप की हालत बिगड़ने लगती है। आपको रहना है, आना जाना है। मजबूरी में कई बार उसको अपना खून तक वहाँ पे बेचना पड़ता है ताकि उसका खर्च और घर वालों का खर्च चल सके। चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दिल्ली शूट नहीं करती है,
दिल वालों के होने के बाद भी। लड़का फिर वापस कानपुर, कोई आय का साधन नहीं। दूसरा काम शुरू होता है पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का। अच्छा है, पैन कार्ड के लिए 150 रुपये, पासपोर्ट के लिए 2000 रुपये, लखनऊ आना जाना, उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें, लेकिन कुछ समय बाद वो काम भी बंद। तीसरा काम, मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज, दिल्ली से एसेसरीज लेना और यहाँ पे जा के दुकानों में सप्लाई करना। उसके पास बाइक तक नहीं है, अपने एक दोस्त के साथ 100 रुपये पर डे में वो बाइक किराए पे लेता है और बैग उठा के एसेसरीज का दुकानों मोबाइल और चार्जर्स बेचना शुरू करता है। काम चलने लगता है, लेकिन तभी क्या होता है, पीछे जिससे वो माल ले रहा होता है उसका सारा माल खराब होता है और इसका काम फिर से बंद। जिंदगी का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच उम्र वही है तो उसको मोहब्बत भी हो जाती है, तगड़ी वाली मोहब्बत, लड़की बड़े अमीर घरों की, पढ़ी लिखी हो, सारी चीज़ें। खैर, संघर्ष चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद हिंदुस्तान अखबार आता है और वो विज्ञापन बेचने निकल पड़ता है। सैलरी 3000 रुपये प्रति माह, और अगर आप 30,000 का टारगेट करेंगे, विज्ञापन वैसे जो क्लासीफाइड के होते हैं जिनमें खोया पाया और सारी चीज़ें वाले होते हैं, 4-4, 500 वाले, वो उनको बेचना शुरू करता है पैदल किसी तरह। तो उसके पैर में 10-10, 11-11 छाले पड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ से शहर को पहचानना शुरू करता है, ज़िंदगी को पहचानना शुरू करता है, प्लेटफॉर्म मिलना शुरू होता है। जिस हिंदुस्तान अखबार में वो 3000 रुपये में 2012 में नौकरी शुरू करता है, जब उसको छोड़ता है 15 में, तो लगभग उसकी सैलरी 20,000 रुपये हो चुकी होती है और वो मेन टीम में आ चुका होता है। संघर्ष का दौर एक तरह से एक ढलान की ओर जा रहा होता है, लेकिन उसको लगता है कि क्या यही मेरी ज़िंदगी थी या इसी के लिए था। लिखना पढ़ना छूट चुका है, कॉलेज की गज़लें डायरी में बंद हो गई हैं, कहानियाँ बंद हो चुकी हैं। फिर कहानी बदलती है, हिंदुस्तान की भी नौकरी चली जाती है, फिर से वो सड़क पे होता है। इसके बाद कंपनी दर कंपनी सारी चीज़ें, और इसी बीच वो फिर से फेसबुक पे फेसबुकिया राइटर बन जाता है, आप कह सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि तुम अच्छा लिखते हो, कुछ कहते हैं बुरा लिखते हो, जो भी है, उनके बीच वो लिखना शुरू करता है। चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होती हैं और धीरे धीरे वो मुकाम आता है कि उसको कुछ लोग इतना पढ़ना पसंद करते हैं कि कुछ समय बाद जिस लाइब्रेरी से उसे निकाल दिया गया होता है, उसकी शेल्फ में उसकी किताबें होती हैं, उसकी खुद की लिखी हुई किताबें होती हैं। लेकिन संघर्षों के दौर अभी बदले नहीं हैं, जिससे वो इतने दिनों से प्यार मोहब्बत करता हुआ चला आ रहा था, वो उसको छोड़ के चली जाती है। 10 साल, एक दशक, और शादी से 8 दिन पहले एक बार फिर लगता है कि वो टूट गया, फिर से नहीं रहा है, सब खत्म, सब कुछ स्पॉइल, डाई पी लूँ, सल्फास खा लूँ, नदीम के साथ में चल रहा हूँ, ट्रेन के साथ। लेकिन सवाल ये कि क्या यही ज़िंदगी थी या इसी के लिए? फिर से वो रुकता है, सोचता है, समझता है, और उसके बाद फिर से वो एक नई यात्रा शुरू करता है। नई यात्रा शुरू करने के बाद वो कहाँ है? वो आज आपके सामने है, आपसे बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जब मैं सोचता हूँ कि मैंने पाया क्या, तो मुझे लगता है कि एक असीम प्यार जो आप लोगों के साथ, एक इतनी अच्छी पत्नी जो दोस्त भी है, जो साथी भी है, और साथ साथ आप लोगों को देख पाने के लिए बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ही शहर में करने के लिए बाकी थी, जिनको मैंने किया। जैसे थिएटर था, नाटक, और कुछ कहानियाँ थीं जिन तक मैं लाया, बहुत सारी पिक्चरें आप तक आने वाली हैं। लेकिन हर बार मैं सोचता रहा कि ये मृदुल की कहानी थी, मैं हो सकता ख़त्म हो जाता या हो सकता और बेहतर कर पाता, मुझे नहीं पता, और संघर्ष अभी भी चल रहा है, अभी मैं सक्सेस नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये कि यहाँ तक भी मैं कैसे पहुँचा। ये सब आपसे कहते हैं हार नहीं मानना और सपने बड़े रखना, तो ये सब किताबी बातें हैं। जब पेट में आपकी रोटी नहीं होती है, जब आपकी कोई पहचान नहीं होती है, तो सबसे बड़ा संघर्ष होता है आपको अपने आप को सर्वाइव कराना। अब सर्वाइव कराने में भी आपके पास रास्ते होते हैं कि आप किस पे जाना चाहते हो। मुझे लगता है मैंने हर बार वो रास्ता चुना जो मुझे लगा मेरे परिवार और मेरे लिए ठीक था। उस वक्त मेरे पास और भी रास्ते थे, लेकिन मुझे लगा कि मैंने विवेक नहीं खोया। मेरे पास, मैं आपको आज बताऊं, मैं पहली बार इस इंटरव्यू में बोल रहा हूं, मैं बहुत परेशान था। आज तक की बात मेरी पत्नी को भी नहीं पता है। तो मेरे पास एक मेरा दोस्त ऑप्शन लेके आया कि उसका एक मित्र कुवैत से आया है और वो लड़के पसंद करता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको 10,000 रुपये तक दिलवा सकता हूँ। मुझे लगा बड़ा अच्छा ऑफर है, कहा जाऊँ। फिर आज सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैंने वो राह पकड़ ली होती तो क्या आज मैं अपने आप से नजरें मिला लेता। मुझे लगता है आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। बहुत बार ऐसे रास्ते आते हैं आपके पास जब आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। पेट की भूख
जिम्मेदारियां बहुत कुछ कह रही होती हैं, लेकिन वहाँ भी आपको सोचना होता है कि आप क्या करने थे, आपके सपने क्या हैं। और कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़रूर ऐसा होगा जिसे आपको ज़िंदा रखना होता है, क्योंकि वो आपकी यूएसपी है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है। आप अच्छा लिख लेते हैं, आप अच्छा गा लेते हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, कुछ तो कर लेते होंगे ना, उसको ज़िंदा रखिए। क्योंकि बहुत समय बाद अगर आप सक्सेस भी हो जाएंगे ना, जिसको आप पसंद नहीं करते, जिस फील्ड में, आपके अंदर एक कास रह जाएगा। और कास बहुत खतरनाक शब्द है। मेरे पास रोज मैसेज आते हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखता था, मैं बहुत अच्छा गाता था, मैं बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन जिंदगी के उसमें मैं उनको भूल गया, मैं वो नहीं कर पाया, काश मैं कर सकता। तो कोशिश करिए कि आपकी जिंदगी में कोई कास ना रहे। खुद को एक बार आप मौका जरूर दीजिए, पूरी शिद्दत से मौका दीजिए। मुझे लगता है हम जरूर सफल होंगे। अभी तक की जिंदगी की अगर हासिल की बात करूं तो बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, अभी यात्रा शुरू हुई है। सिर्फ कहने के लिए इतना सा है कि मेरी एक पुस्तक आई थी सबसे पहले, चीनी के इतने चम्मच, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया, बेस्ट सेलर की रेस में थी। इसके बाद मेरी दूसरी किताब आई, कानपुर की घातक कथाएं, कानपुर पे आधारित है। और मुझे लगता है जिस भी युवा ने पढ़ा उसने मुझसे भी थोड़ी सी मोहब्बत की। तीसरा, कुछ फिल्मों के लिए काम कर रहा हूँ। अभी विकास दुबे जो कांड हुआ कानपुर पे, उसको लेके जल्द ही हमारी फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने की संभावना है, हनक। उसका स्क्रिप्ट और स्टोरी डायलॉग राइटर मैं ही हूँ। साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद पे हम लोग एक मूवी पे काम कर रहे हैं, और एक कानपुर पे ही आधारित एक कांडपुर फिल्म है जो 2023 तक हम लोगों के बीच में आएगी। इन सब के बीच में 2-3 नाटक किए, जो कानपुर में बिल्कुल विधा खत्म हो चुकी थी उसको लेके, और इसके साथ में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई कानपुर के इतिहास को लेके। और जो कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि अगर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ तो जरूर जुड़िएगा। कानपुर का एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड एम्बेसडर है कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी, और इनका अखबार था प्रताप एक ऐसा अखबार जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत योगदान दिया। चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सबको न्यू मजबूत करने वाला प्रताप अखबार। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 10 में से 7 लोग कानपुर के ही प्रताप को नहीं जानते, गणेश शंकर विद्यार्थी को नहीं जानते। हमारा प्रयास ये है कि कानपुर में जहाँ पे प्रताप अखबार की जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल धराशायी होने की कगार पे है, बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में है, हम उसको बिल्डिंग को, प्रताप प्रेस की बिल्डिंग को फिर से स्थापित करने के प्रयास में हैं। साथ साथ हम वहाँ पे एक संग्रहालय बनाने की तैयारी में हैं। मैं सारे नेताओं के पास गया, सारे अधिकारियों के पास गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अब आपके पास आया हूँ। पिछले गंगा मेला में इसके लिए हमने लगभग 200 लोगों के जूते पॉलिश करके चंदा जुटाया था, और इसके बाद कोविड की वजह से चीज़ें बंद हो गई। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग इस पर जुड़े, भले ही हमें जूते पॉलिश करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो कानपुर का ये गौरव है ये बना रहे, और पर्दे से लेके पन्नों तक कानपुर को मैं उभारूंगा, ये मेरा वादा रहा। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।